हेलो बच्चों। तो बेटा चलो आज हम आगे की ओर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा इशिका वर्मा को, क्योंकि उन्होंने एडवांस फीस पे की है। और जो बच्चे हमारी समस्या को समझकर एडवांस फीस दे रहे हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो हम अब आगे पढ़ते हैं। आज कल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गया था, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं। एक काम आप लोग ये लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ जो हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं और क्या क्या ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डालिए। तो बेटा हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ कई ग्राफ होते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ फर्स्ट लिखेंगे, ग्राफ फर्स्ट, ठीक है। ये किसके बीच है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, इनके बीच ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को बेटा रटना नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है। जैसे कि अगर हम यहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लें, ठीक है, और इधर टाइम ले लें, और ये हम ग्राफ बना रहे हैं। तो अब आप समझिए इस ग्राफ को कैसे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कि समझो एक ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में जा रहा है। एनसीईआरटी में जैसे बना है वैसे बना देते हैं, समझा भी वैसे देते हैं। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, तो T बराबर जब जीरो है तो इसका कंसंट्रेशन हम R0 मान लेते हैं, ठीक है। R0 मतलब जीरो टाइम पर इसका कंसंट्रेशन है और यहां पर जीरो होगा, प्रोडक्ट बना नहीं है। T टाइम है, ठीक है, आफ्टर T टाइम। तो T टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन इसका आएगा वो RT आया, ठीक है। और इधर जो भी बन गया हो आपका, जैसे अल्फा वगैरह जो भी इधर बन गया हो, ठीक है। या इधर आप x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। कंसंट्रेशन वहां पर बन गया तो इसी से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया, ठीक। अब हम यहां से अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, क्या निकालें? रेट ऑफ रिएक्शन, तब भी हमारा निकल आएगा। अब अगर हम यहां से, जैसे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं पहले, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा रेट कांस्टेंट की डेरिवेशन आप लोग कर चुके हो, k इक्वल टू एक्स अपन टी, और x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, ये टाइम है। अब यहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ भी बना हो, जैसे हम यहां पर मान लेते हैं, यहां क्या बना होगा आप बताओ? x मानना ठीक नहीं रहेगा, तो यहां बनेगा जैसे ये R0 माइनस RT, ये बनेगा यहां पर, क्योंकि इससे ये घट जाएगा, जो बचेगा वो यहां पर बनेगा, वही लिखना ठीक रहेगा। तो ये अब x की जगह पर ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू, ये रख दो मान, तो ये हो जाएगा R0 बाहर होगा, इसमें अंदर लिख दिया R0 माइनस RT अपॉन टाइम, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? KT इज इक्वल टू R0 माइनस RT। अब ये RT इधर ले आओ तो R0 इज इक्वल टू KT प्लस RT, ये हुआ। अब एक होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेयर करके ग्राफ बना दो, ठीक है। इससे कंपेयर करके इस इक्वेशन को क्या बना दो? ग्राफ बना दो। तो ग्राफ प्लॉटेड, ठीक है। अब इसी से कंपेयर करके हम ग्राफ क्या करेंगे बेटा? प्लॉट कर देंगे। तो इसी को ध्यान रखना, फिर इसके नीचे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने पर जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया गया है तो वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होगा
जो जिसके बीच हम ग्राफ बना रहे हैं और जो ये, तो यही एक पूरा इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट। ये इतनी ऊंचाई ओ है, तो ये इंटरसेप्ट जो है इसमें हो जाएगा ये R0, ये क्या हो जाएगा? ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। और ये जो स्लोप है, स्लोप हमेशा याद रखो जो k की वैल्यू है उसी के साथ होगा, माइनस k स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट और ये स्लोप हो गया, इधर कंसंट्रेशन और ये टाइम बन गया। तो ये ग्राफ बना है जीरो ऑर्डर जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया गया हो। एनसीईआरटी में यही ग्राफ बना हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा बच्चों। ये अगर बन गया हो तो अब हम दूसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ आप समझिए। दूसरा ग्राफ बहुत आसान है। अगला ग्राफ हम लोग लिखने वाले हैं वो है, ठीक है, ग्राफ सेकेंड। और सेकेंड ग्राफ बेटा जो होगा वो होगा, वो किसके बीच होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वर्सेस टाइम, नहीं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये इसके बीच। तो अब आप ध्यान दीजिए, फिर हम ग्राफ बना रहे हैं। तो एक तरफ हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इधर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और इधर dx/dt आपको समझ में आ गया ये क्या है? रेट है। तो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इसका जब भी ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इस बात को प्रूफ कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड, क्योंकि जैसे से आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेट फिक्स है, उतनी की उतनी ही है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लीजिए, जीरो ऑर्डर का ग्राफ ये भी है। इसके बाद ग्राफ एक थर्ड लिख लीजिए। थर्ड ग्राफ हम लोग बनाएंगे, थर्ड ग्राफ होगा हाफ लाइफ वर्सेस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसके बीच ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, तो अब आप समझिए अगला थर्ड ग्राफ। फिर आपको क्या करना है? एक तरफ लेना है हाफ लाइफ टी हाफ लिख देता हूं, टी हाफ लिख लेना है। दूसरी तरफ रिएक्टेंट का ये कंसंट्रेशन है। ठीक, अब आप सबको पता है कि K की वैल्यू होती है K इक्वल टू, या टी हाफ की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए, A/2K, यही तो आया था। A है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इन दोनों में अगर हम देखें, हेंस नीचे लिख लेंगे, हेंस टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, और A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है A। अब A की वैल्यू आपको क्या करना है? A देखो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे से ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ ये जाएगा इसका। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये ग्राफ जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक दूसरे के साथ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आप इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओर। तो बेटा अब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस, समझो बात को, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी रेट वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जितने भी रिएक्टेंट हैं उसमें से एक वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर जब क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, उनको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें 1 2 3 4 जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो इन द केमिकल रिएक्शन, but the rate of chemical reaction is depend upon the only concentration of the one reactant molecule।
मतलब कि जो रेट ला एक्सप्रेशन बनेगा उसमें जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होंगे उनकी जो पावर होगी उनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन क्या कही जाएंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली जाएंगी। तो समझ में आई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी। तो लिखो दोज केमिकल रिएक्शंस, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए, दोज केमिकल रिएक्शंस whose rate is depend upon the concentration of one reactant molecule, whose rate is depend upon the concentration of one reactant molecule is known as first order reaction, is known as first order reaction। ठीक है, तो ये समझ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। इसकी अगर डेफिनेशन कहें तो पावर्स के रूप में जो इनकी जो सम ऑफ पावर होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो सम ऑफ पावर्स है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो कि एक्सपोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं उनका सम 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 1 मिनट अभी आगे कराते हैं। चलो फिलहाल ठीक है। चलो ठीक, तो ये लिख लिया। अब हम बेटा इसकी बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप समझ गए कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनका रेट 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लिखेंगे इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर। बेटा मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिसको नहीं दिखे या दिखने में दिक्कत हो तो वो सुनकर लिख लिया करो, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और इसमें क्या कर देते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। जब ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये बन जाएगा। अब इसमें बेटा एक तो सुक्रोज भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, एक वाटर, और इधर जो बन रहा है वो ग्लूकोज बन रहा है और फ्रक्टोज। बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। यही इनमें फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। तो इसमें अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखें बेटा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू k, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब बेटा आप लोग एक बात ये बताओ कि इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा। ये एक एक्सप्रेशन बनी है तो किस पर डिपेंड करेगा, सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो अब आप लोग एक बात हमारी बहुत ध्यान से समझो और सुनो। जैसे कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे A और B के बीच ये रिएक्शन हो रही है और यहां पर प्रोडक्ट P बन रहा है, ठीक। A के 50 मोल और इसके हमने 150 मोल रिएक्शन में लिए, और 50 और 150 मोल लेकर हमने केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच स्टार्ट कर दी। तो बच्चों एक बात आप सोच कर ये हमें बताओ कि क्या इसमें से रिएक्शन जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, A पर या B पर या दोनों पर डिपेंड करेगी। तो शायद कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर डिपेंड तो दोनों पर करेगी, लेकिन एक दो बच्चे दिमाग दौड़ा रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में बात आ नहीं रही है।
तो बेटा एक चीज को ध्यान में रखकर सोचो, सीमांत, अब सॉरी इंग्लिश मीडियम है मैं भूल गया, एक बात को बहुत ध्यान में रखकर इस बात को दिमाग में लाइए, लिमिटिंग रिएजेंट जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को दिमाग में रखकर आप सोचिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में if 2 or more than 2 reactant molecule are participated, then those reactant molecule whose concentration is lower become decided the rate of reaction। वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है, जबकि जिसका ज्यादा होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर से समझो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक, मैक्सिमम 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और जिसका कम है रिएक्शन रेट उसी पर डिपेंड करेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अरे एक कहावत तो सुने हो सभी लोग, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब ये कि जो बहुत ज्यादा होता है और अधिक मात्रा में होता है उस चीज की हमें वैल्यू नहीं होती है, और जो चीज कम मात्रा में होती है उसकी वैल्यू होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बात याद रखो, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसी पर डिपेंड करती है रिएक्शन रेट, ठीक, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस पर रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते हैं, चलो दैनिक जीवन से देते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो घटनाएं होती हैं। जैसे किसी दिन मम्मी जी ने खाना बनाया और कोई सब्जी थोड़ी सी थी, तो कहा चलो इसको भी बना लेते हैं, बाकी तो सब्जियां बनाई हैं, चलो साथ में इसको भी बना लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी। उसको भी बना लिया। अब वो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि वो, क्योंकि थोड़ी मात्रा में बनी है, अब वो इतनी स्वादिष्ट बनती कि सबको वही चाहिए, और जो चीज अधिक मात्रा में बनी होती है वो किसी को नहीं चाहिए। तो सबकी जो खाने की रेट है, रेट ऑफ ईटिंग, किस पर डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ दैट। जो सब्जी बनी थी कम मात्रा में उस पर डिपेंड कर रही है। वो जिसकी थाली में पहुंच रही है सब अपने खाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मजा आ रहा है। तो सीधी बात है, जो कम, हालांकि ऐसा नहीं है जो ज्यादा बनी थी वो खराब थी, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है, मैटर ये है कि जो थोड़ी चीज बनती है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो आप समझ रहे हो सप्लाई बढ़ जाएगी और चीज बचेगी ही नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि किसी भी रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो जो बहुत ज्यादा होगा बेटा, जो बहुत ज्यादा होगा रिएक्शन रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी, और जो कम होगा उस पर रिएक्शन रेट डिपेंड करेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर वाटर लिया जा रहा है तो वाटर हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका कंसंट्रेशन वाटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां आप ध्यान दें, तो सुक्रोज और वाटर है, तो लेकिन वाटर का अमाउंट बहुत एक्सेस अमाउंट में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा? सुक्रोज पर डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की हो गई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, क्योंकि सम ऑफ पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। बेटा अब तो समझ में आ गया। और एक चीज और समझ रहे होगे कि जैसे जिसका अमाउंट लेस होता है, हमने कहा जिसका अमाउंट लेस होता है रेट उसी पर डिपेंड करती है, एक याद रखो स्लो स्टेप, दूसरा जिसका कंसंट्रेशन कम हो रेट उस पर डिपेंड करती है। और क्यों डिपेंड करती है? ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है जिसकी अमाउंट कम होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और वही रिएक्शन को डिसाइड करता है, उसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाती है। तो इन दोनों में अगर मैं बोलूं तो कौन है? तो ए आपका रिएक्शन रेट डिसाइड करेगा, बी डिसाइड नहीं करेगा। तो ये आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ गए। कई बार पूछा गया है इन्वर्जन ऑफ शुगर किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो सीधे सीधे याद रखना इन्वर्जन ऑफ शुगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल चलो मैं लिखता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ
एस्टर बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है ईस्टर, ठीक है, कई लोग ईस्टर भी बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, भाई एस्टर भी बोलते हैं ईस्टर भी बोलते हैं, बोलने का अपना अपना तरीका होता है। मेथिल भी होता है, मेथाइल भी होता है, ठीक है। तो एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो हाइड्रोलिसिस करना है, हम क्या करें, एस्टर ले लेते हैं, CH3COO C2H5, ये बेटा एथाइल एसीटेट है, एथाइल एसीटेट है, जो कि एक ईस्टर होता है, ईस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी हाइड्रोलिसिस हमें करानी है एसिडिक मीडियम में, मीडियम एसिड लिया है, एसिडिक मीडियम H+ मीडियम के लिए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर यहां बन जाएगा CH3COOH C2H5OH, तो ये बना एसिटिक एसिड और ये एथेनॉल बना, ठीक है। अब बेटा हम आपसे कहें तो इसमें देखो, हमने एक बात जीरो ऑर्डर में बताई थी कि एरो के ऊपर कुछ लिखा जाए तो जीरो ऑर्डर, लेकिन वहां पर एक बात और बताई थी कि बेटा मीडियम जब दिया जा रहा हो, एसिड मीडियम, बेस मीडियम, तब वो उसको शामिल नहीं करते। तो ये मीडियम के लिए दिया गया इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। अब इसके लिए बेटा अगर हम लिखना चाहें तो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे CH3COO C2H5 और H2O। बताओ रेट किस पर डिपेंड करेगा, वेरी गुड, एस्टर पर डिपेंड करेगा और वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो ये कौन सी ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। आप लोग समझ गए अब, ठीक। तो ये समझ गए, नहीं समझ गए? अब और देखिए, और एक दो लिख देते हैं, एक दो और क्या लिखते हैं, अब आपको देता हूं मैं, आप लोग अपने आप कम से कम 2 एग्जाम्पल इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इस पर लिखोगे अपने आप, ठीक है, लिखना, और उसके बाद कल हम बताएंगे तो मिलाइएगा। तो सभी लोगों का काम है कम से कम 2 रिएक्शन सर्च करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, बुक से देखो और लिखो, इसी बहाने कम से कम बुक तो खोलोगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा थी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आगे पढ़ते हैं इसके। तो बेटा अब हम आगे बात करते हैं रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, आगे लिख लोगे गिवन बिलो और सीधे लिखोगे K इज इक्वल टू 2.303/T log A/A-X, ठीक है, A/A-X ये है। A जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A-X फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। या हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर T टाइम, A-X T टाइम के बाद है। और T क्या है, ये है टाइम, ये तो आपको पता ही है टाइम है, इसको क्या लिखें, ये टाइम है। और K क्या है, K है रेट कांस्टेंट। तो ये है रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम बोले यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ K, देखो ये कंसंट्रेशन इन दोनों की यूनिट कट जाएगी, तो यहां बाकी बचा क्या, टाइम, तो ये हो जाता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, क्योंकि इसके 1/2 सेकेंड होगा, सेकेंड इनवर्स। अगर मिनट है तो मिनट इनवर्स, ठीक, जो भी दिया है इनवर्स में रहेगा, यूनिट रहेगी ये K की, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये बस इतना याद रखो, ठीक है। अब कहीं कहीं पर वो हम लास्ट में अभी इक्वेशन डेरिवेशन करेंगे तब बताएंगे। तो ये इतना आप लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग पड़ेगी डेरिवेशन। जब आप डेरिवेशन डालिए, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि डेरिवेशन में इसको डिराइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम डेरिवेशन करते हैं, सभी लोग डेरिवेशन करिए इसको लिखने के बाद, ठीक है। अब जैसे कोई भी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, डाल लिया डेरिवेशन डालने के बाद लिखिए सपोज मान लिया फॉलोइंग इक्वेशन इज, एक बार बेटा इसको समझ लेना,
एक बार पूरी वीडियो देखकर समझ लेना, इसके बाद दोबारा आपने देखकर इसको साथ में लिखते रहना। सपोज फॉलोइंग इक्वेशन, हमने मान लिया फॉलोइंग इक्वेशन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, बेटा गलती हुई, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने मान ली। और कौन सी रिएक्शन है, आप ध्यान से समझिए। ए जो है, ए गिव्स पी, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब अगर टी बराबर जीरो है बेटा, इसका कंसंट्रेशन हमने ए मान लिया है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, शुरुआत में जीरो होगा, ठीक है। आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स। यहां कितना बचेगा बेटा, यहां बचेगा ए माइनस एक्स बचेगा, कितना बचेगा, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन बचेगा टी टाइम के बाद, ठीक है। और ये टी इक्वल टू जीरो, तो एक्स यहां पर कुछ नहीं, प्रोडक्ट बना, समझ गए। अब वी नो, हमें पता है क्या भैया, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। जब रिएक्शन हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर है, तो dx अपन dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के ए जीरो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, के सॉरी ए जीरो क्यों हो जाएगा, के ए होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए की पावर 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, फर्स्ट। जीरो तो तब होता है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती ना, या फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ फर्स्ट 1 पावर हो जाएगी। अब ए का कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद रिएक्शन हुई, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा, ए माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करो, के ब्रैकेट ए माइनस एक्स। अब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है, रिएक्टेंट का, तो जो रेट होगा वो निगेटिव रेट आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव, निगेटिव आएगा। अब सोच रहे होगे कि सर जीरो ऑर्डर में निगेटिव क्यों नहीं किया, जीरो ऑर्डर में तो रेट निगेटिव था, लेकिन रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमने लिया है, वो 1 हो गया, तो निगेटिव था वैल्यू, वो 0 हो गई, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी वहां नहीं लिया था। यहां के अब क्या हो जाएगा, ये dx अपन dt, ठीक, ये हुआ। अब ये इसको हम क्या करें, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हम क्या करते हैं, ये a माइनस एक्स इधर कर लेते हैं और dt उधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस dx अपन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। बच्चों इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए सभी लोग, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। तो अब यहां लिख देता हूं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि अब हमें माइनस dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू के बाहर आ जाएगा और ये dt हो गया, ठीक। अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको ये स्टेप बेटा बस याद रखना है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को इस स्टेप को, ठीक, चाहे रट्टा मान लेना चाहे समझ लीजिए। तो समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये माइनस dx अपान a माइनस एक्स है, इसका जब इंटीग्रेशन होता है तो माइनस log e, नेचुरल लॉग है, log e a माइनस एक्स आता है, log e a माइनस एक्स ये आएगा, ठीक। इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा, और इसका तो आपको पता ही है, dt का जब करते हैं तो t आता है, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका जब हम करेंगे फाइनली तो क्या आ जाएगा, माइनस log e a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। सी क्या है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो ये इतना समझ में
आ गया होगा सबको, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये इक्वेशन हमारी हो गई, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से समझिए बात को, वी नो व्हेन, या व्हेन लिख देता हूं, व्हेन t बराबर 0 हो जाए बेटा, t 0 हो जाए तो आप बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0, देखो समझो t 0 तो x की वैल्यू भी ये क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, तो यहां 0। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में हम इन वैल्यू को, नहीं फर्स्ट है, फर्स्ट में इसको पुट कर दें। तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप समझिए माइनस लॉग ई, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, क्योंकि -0 तो a हो गया। या चलो हम कर लेते हैं पूरा स्टेप, -0 हुआ इक्वल टू k इंटू 0 और प्लस c हो गया, ठीक, प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब हम इसको इधर करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। इधर वाला साफ कर देता हूं, मैं इधर ही कर लेता हूं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको बाद में समझ कर, ठीक, इधर ये साफ कर देता हूं, इधर ही कर लेता हूं, इधर साफ करके। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ कि इसके बाद अब आप देखिए, ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस लॉग ई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरा c, तो c की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू ऑफ c जो है, वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में ही c की वैल्यू पुट कर दो, वहां पर जो प्लस लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस माइनस माइनस लॉग e की पावर a, यहां पर इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है। तो समझ रहे हो, c की वैल्यू यहां पर रख दी, c की जगह पर माइनस लॉग e लिख दी, a लिख दिया। अब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू, अब देखो ये लॉग इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया, लॉग a, नेचुरल लॉग e है a, और ये माइनस लॉग e a माइनस एक्स, ये होगा। अब लॉग का एक नियम होता है बेटा कि जो माइनस है वो अपान में चला जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ई ए अपान ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का है तो ये अपान में चला गया। अब ये k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान टी लॉग ई ए अपान ए माइनस एक्स, ये आ गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपके सामने। समझ में बात आई या नहीं आई, ये इक्वेशन कैसे बनी समझ गए होंगे। अब हम इधर साफ कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन जैसे से बनती जा रही है हम आगे साफ करके लिखते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अब देखो बेटा, जो नेचुरल लॉग होता है, लॉग ई होता है, लॉग ई एक्स इज इक्वल टू, अगर हमें इसे लॉग 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये लॉग 10 हो जाएगा। ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में। तो हमें ये ई हटाकर यहाँ 10 लाना है, तो हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ये बन गया। ये कौन सी है भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब बेटा एक चीज याद रखो, कई जगह पर इसके लिए कुछ अलग अलग वैल्यू दी गई होती हैं। जैसे सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, इफ या वेयर क्या क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो ये कहीं कहीं पर इनिशियल मतलब 0 टाइम पर, तो a0 भी ऐसे लिखा होता है। a माइनस एक्स जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर t टाइम, और ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ a t होता है, ठीक।
अब इनकी वैल्यू अगर हम यहां पर ऐसे लिखें तो इक्वेशन का एक फॉर्म ये भी बन सकता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 बेस में है ये। अब ए की जगह क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए टी। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अगर मान लिया कंसंट्रेशन ना देकर वॉल्यूम दिया गया हो तो इसका फार्मूला इस तरीके से भी बन जाता है 2.303 अपॉन टी, दिख रहा है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। अब ये जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन है वैसे ही इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट मतलब 0 टाइम पर वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा वी टी टाइम पर वॉल्यूम। तो ये इस प्रकार से एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हो यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के क्या होती है? सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो ये जो है डिफरेंट अंडरलाइन इक्वेशन आपके सामने लिखी गई हैं, ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट इक्वेशंस लिखी गई हैं, ठीक है। तो नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो अबव अंडरलाइन इक्वेशंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब बाकी हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।